तो नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर एक भूचाल आया था। एक राजनीति का बड़ा राजनेता जो 21 दिसंबर 2005 को दुनिया से विदा हो गया। बात करेंगे उस राजनेता की, जमीनी क्या गतिविधियां रही थीं, क्या कुछ बसपा के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, नाम था डॉक्टर पीपी चौधरी के नाम से प्रसिद्ध थे, नाम था डॉक्टर प्रीतम प्रसाद चौधरी। बात करेंगे उस शख्स की जिसने बसपा को उस स्तर पर पहुंचा दिया जहां मान्यवर साहब कांसीराम ने सोचा था। बात करें उनकी अगर राजनीति की, तो बिहार में उनकी एक नौकरी थी, एमबीबीएस थे, पेशे से डॉक्टर थे और वहां से उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गईं और मध्य प्रदेश में खास मुरैना की जो सीट थी, लोकसभा के चुनाव उन्होंने लड़े। हालांकि चुनाव नहीं जीते, लेकिन उनकी एक जो ताकत थी समाज के लिए, समाज एक तरफा खड़ा हो जाता था। तो बात करेंगे आज उनके मिशन मूवमेंट में साथ रहे नंदलाल खरे जी, जो कि उनसे लगातार टच में रहे थे, उनके साथ रहे हैं। उनकी क्या गतिविधियां रही थी राजनीतिक, आज की राजनीति में, उस समय की राजनीति में क्या कुछ अंतर है, तो बात कर लेते हैं। खरे जी, स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे खासकर डॉक्टर पीपी चौधरी जी के बारे में? क्या लगता है उस समय की राजनीति में और आज की राजनीति में क्या फर्क पड़ता है? देखिए, आज संयोग ऐसा बना है कि आपसे मुलाकात आज उस सरजमीं पर हो रही है, जहाँ पर चंबल के कांसीराम कहे जाने वाले, ये मैं नहीं बोल रहा, हमारा समाज बोलता था, परम पूज्य डॉक्टर पीपी चौधरी साहब की जन्मस्थली रामचंद्रपुरा पर। तो डॉक्टर पीपी चौधरी साहब की जब राजनीतिक शुरुआत हुई 90 के दशक में, उससे पूर्व डॉक्टर पीपी चौधरी साहब मध्य प्रदेश के शहडोल में एमबीबीएस ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की नौकरी करते थे। वामसे पे जुड़े 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 रहे। मान्यवर साहब कांसीराम जी से मुलाकात होने के बाद चौधरी साहब के बारे में बताते हैं, जब वो बेलगांव पढ़ते थे तो उनके एक मित्र जो ब्राह्मण समुदाय से थे, एक बार मिले तो उन्होंने बताया कि पीपी चौधरी साहब उस समय भी सामाजिक परिवर्तन के गीत गाया करते थे। जब विद्यालय के अंदर भाषण या कॉलेज के अंदर भाषण देते थे, अपने विचार रखते थे, तो उस समय भी वो सामाजिक परिवर्तन की बात करते थे, अम्बेडकरवादी आइडियोलॉजी को लेकर के बोलते थे। जब मान्यवर साहब से संपर्क हुआ, वामसेप के माध्यम से वामसेप में काम किया, जब उन्होंने देखा कि आज समाज को परिवर्तन की आवश्यकता है, तो उन्होंने नौकरी से रिजाइन दे करके मुरैना में आए और मुरैना में मान्यवर साहब कांसीराम जी और बहन जी के नेतृत्व में उन्होंने यहाँ संक्रांत किया बहुजन समाज पार्टी। हमने वो दौर देखा जब 1990 में हम इंटरमीडिएट में पढ़ते थे, तो एक वाक्य मुझे याद आता है कि मुरैना के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था समाज का। हम भी डॉक्टर साहब को नहीं जानते थे। सम्मेलन हुआ तो उस सम्मेलन में तत्कालीन सांसद जी और तमाम समाज के लोग इकट्ठा हुए, उसमें हमको भी मौका मिला। 10 मिनट जब हमको बोलने के लिए बुलाया तो 10 की जगह 25 मिनट बोले। हम धारा प्रभाव अम्बेडकरवादी विचारधारा पर बोले। तो आज जो नहीं है वामसेप के, जो यहाँ उनको भी बुनियादी कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है, श्री एमडी राजौरिया जी, जो शिक्षक थे, वो नौकरी में रहते हुए महापुरुषों के आंदोलन में काम किया। उन्होंने मुझे सुना और सुनने के बाद डॉक्टर चौधरी साहब को बताया, जब युवाओं को जोड़ने का काम किया जा रहा था। चौधरी साहब घर पर आए, हमारे पिताजी से बोला, हमारे बड़े दाऊ थे, उनसे बोला कि इस लड़के को हमको जरूरत है। साथियों, इस तरीके से डॉक्टर चौधरी साहब को जो कार्य करने का शैली थी, जब उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया मान्यवर साहब के, मान्यवर साहब को ग्वालियर चंबल घाटी में लाने वाले 2 शख्स थे। एक डॉक्टर राजेलाल जर्मन साहब, जो महादेवपुरा भिंड जिले में महादेवपुरा पड़ता है, वहां के रहने वाले थे। उनकी 3 पुत्रियां हैं, पुत्र नहीं है, गोद में उनकी प्रतिमा लगी हुई है। तो उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर 1989 में 88-89 में मान्यवर साहब को वो भिंड जिले के अंदर लेकर के आए और 1990 में मान्यवर साहब कांसीराम जी को परम पूज्य डॉक्टर पीपी चौधरी साहब मुरैना में लेकर के आए थे। यहाँ से कारवां चल पड़ा और मान्यवर साहब के नेतृत्व में डॉक्टर पीपी चौधरी साहब ने, आज नेता पद से प्रारंभ हो रहा है, डॉक्टर पीपी चौधरी साहब पदयात्रा से प्रारंभ हुए, समाज के बीच में गए, समाज के दुख दर्द को जाना
और महापुरुषों के आंदोलन से अवगत कराने के बाद समाज को मान्यवर साहब की थीम पर बिकने वाले समाज को न बिकने वाला समाज बनाया, उनमें न बिकने वाले कार्यकर्ता पैदा किए। उसी का परिणाम था कि डॉक्टर पीपी चौधरी साहब जब चुनाव लड़े, तो चुनाव लड़ने के बाद पहला चुनाव वो लोकसभा का लड़े, उसके बाद दूसरा चुनाव 92 में सबड़ विधानसभा से लड़े, 11,700 वोट लेकर के दूसरे नंबर पर रहे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के श्री बहादुर सिंह धाकड़ जी, वो संस्थापक नेता थे वामपंथ के, वो तीसरे नंबर पर रहे, और चौथे नंबर पर कांग्रेस से 8,000 वोट कर श्री रामलाल जी रहे। भारतीय जनता पार्टी से मेहरबान सिंह चुनाव जीते। उसके बाद कारवा चल पड़ा। मान्यवर साहब ने उस दौर में जब 15 पे 86 का फिगर था, उस दौर में भी डॉक्टर पीपी चौधरी साहब ने सर्वजन समाज बनाया। माननीय बहन जी की घोषणा से पहले ही यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला कि उन्होंने सबसे पहले 2 टिकट ब्राह्मणों को किए, करा के लाए, श्री परशुराम मुदगल जी और ये लज्जाराम पारासर जी सुमावली से। तो ये स्थितियां रही। लोग, ये बात मैं आपके बीच में इसलिए कह रहा हूँ कि लोग एलिगेट करते हैं कि डॉक्टर पीपी चौधरी ब्राह्मण विरोधी थे, बल्कि ब्राह्मण विरोधी नहीं, वो व्यवस्था विरोधी थे। चाहे उसको आज ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहें या मनवादी व्यवस्था कहें, उनके राजपूत समाज से अच्छे संबंध रहे, मधुर संबंध रहे। उन्होंने 15 पे 86 के फिगर पर चल करके यहाँ पर वो बहुजन समाज का सैलाब पैदा किया कि आपको देखना कि नारा लगा के अटार घाट से लेकर के राजघाट तक 1993 में हैदर सिंह कंसाना जी विधायक बने, सोयराम कुशवाहा जी बने, मुनीलाल जी 2-3 हजार वोट से चुनाव हारे। मतलब मुरैना श्योपुर संसदीय क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के 98 में फिर 3 विधायक बने, और अन्य सीटों पर बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर रही। इवन उनका जो कार्यकाल था, उनका कार्यकाल एक राजनीतिक के साथ साथ महापुरुषों के आंदोलन को लेकर के था। समाज पर कहीं भी अगर कंकड़ भी गिरता था, अगर कार्यकर्ता की अगर भैंस भी बीमार, एक जानवर पशु अभी भी बीमार होता था, कार्यकर्ता दूर की बात है, तब भी पीपी चौधरी साहब उसके कार्यकर्ता के घर पर जाते थे। आपने कहा कि आज के दौर का अंतर है, चुनाव हारे डॉक्टर पीपी चौधरी साहब, लेकिन उनकी धमक ये थी ग्वालियर चंबल संभाग के साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश में, जब कहीं पर भी अन्याय अत्याचार वाल्मीकि से लेकर के ब्राह्मण समाज के व्यक्ति के साथ कहीं पर भी हुआ हो, अगर उन्होंने कॉल किया, तो जब डॉक्टर चौधरी साहब की गाड़ी अगर जाती थी, पहले तो पीछे एसपी कलेक्टर की गाड़ी उसके पीछे रफ्तार लेकर के पहुंचती थी कि भाई फलाना घटनाक्रम घटित हो गया है। मैं आपको 1996 का एक बहुत बड़ा उदाहरण बताना चाहता हूँ आपके बीच में। हमारी पार्टी में एक नेता थे, आज वो कांग्रेस में चले गए हैं, श्री हरगोविंद जौहरी जी। उनके परिवार के एक व्यक्ति को दबंग लोगों ने शोषण किया, तो उसको नाद दिया, ना भूसा खिलाने के अमानवीय व्यवहार किया गया। उसमें तत्कालीन श्योपुर के एसपी थे, एक मालवी साहब थे। हमारे यहाँ जनसभा लगी हुई थी लोकसभा की तैयारी में, कुछ लोगों का पार्टी के अंदर आना था, तो हमको वहाँ गाड़ी लेकर के रोका और मुझे बुलाया, तो मैं गया साथ में। मैं साहब कहाँ जा रहे हो? कि मैं तो जैन में जा रहे हैं, ऐसे बोले मुझसे। चल बैठ गाड़ी में। वहां हमने वो जलवा देखा कि वहां जो जितने लोग थे, कम से कम 50,000 की संख्या में वहां दलित समाज इकट्ठा था, और एसपी वहां मौके पर आ गया। डॉक्टर पीपी चौधरी साहब ने वहां वर्ग संघर्ष की स्थिति को होने से बचाया, और आरोपियों पर वहां का एक रावत समुदाय का, वीरपुर का तेजकरण रावत, मुझे नाम याद है, बहुत बड़ा दबंग हुआ करता था, उसके विरुद्ध फर्स्ट एफआईआर श्योपुर जिले में वीरपुर थाने फर्स्ट एफआईआर डॉक्टर पीपी चौधरी साहब ने अमानवीय व्यवहार के खिलाफ, हरगोविंद जौहरी जी के जो भाई थे उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया, तो दलित अत्याचार अधिनियम की श्रेणी में आता है, मुकदमा दर्ज किया कराया, और समाज से ये कहा कि संघर्ष का रास्ता सही है, हमें संविधान के अनुसार चलना चाहिए, हिंसा इसका कोई रास्ता नहीं होता। तो ये ऐसे तमाम उदाहरण हैं। 93 में एक लड़का खत्म हुआ बेलगांव का, तमाम ऐसे उदाहरण हैं उनके। और 1990 के दशक में एक आंदोलन हुआ था, महुआ कांड, जिसको के नाम से जाना जाता है। मैं आज पृष्ठभूमि, आज आपने पूछा है, मैं इसलिए रखना चाहता हूं कि आज के नेताओं का दौर कैसा है, उस समय के नेता कैसे थे। डॉक्टर पीपी चौधरी साहब का जो लोग आज नाम लेने से कतराते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश भी उन तक पहुंचाना चाहता हूं, खास करके जाटव समुदाय के लोगों तक, क्योंकि उनकी समय के जो हमारी उम्र के हैं, 50 तक की उम्र के हैं, और इससे पूर्व अधिक उम्र के जो लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर चौधरी साहब के साथ काम किया है, उनको तो पता है। लेकिन आज बीच का जो दौर है, जो 25-26 साल के जो युवा हैं, जिनको यही नहीं पता है, नीला गमछा डाल करके जय भीम बोल करके वो परिवर्तन करना चाहते हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि समाज वैसे ही तैयार नहीं होता। या हमारी पार्टी लो, हमारी पार्टी में पद लेने से, या कोई जिले का या प्रदेश का या जोन का या विधानसभा का पदाधिकारी बनने से नेता नहीं बनता। नेता बनने के लिए डॉक्टर पीपी चौधरी की तरह कर्म करना पड़ता है। वो कर्म डॉक्टर पीपी चौधरी साहब ने किया। समाज के अंदर वो विश्वास था उनका, जब वो
जाना तो दूर की बात है, अगर वो मुरैना रहते थे तो, और मुरैना से भी अगर वो एक उस समय टेलीफोन लैंडलाइन बहुत कम लोगों के यहाँ हुआ करती थी, साधन संपन्न लोग थे, अगर वो चिट्ठी भी लेकर के या किसी कार्यकर्ता को लेकर के चिट्ठी भी लेकर के भेज दिया जाता था सवर्ण में, इवन श्योपुर तक, अगर एक व्यक्ति को भेज करके एक मैसेज पूरे समाज को पहुंच जाता था कि आपको समाज के लिए ये करना है, फलाना आदमी प्रत्याशी बनने जा रहा है, या फलाने अन्य अत्याचार को लेकर के आपको लामबंद होना है, और बड़े लोकतांत्रिक तरीके से लामबंद होना है, तो लामबंद होते थे लोग, कद्र करते थे। तब समाज, छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, हमारा समाज खास करके जाटव समुदाय कभी भी प्रलोभन में नहीं आता था, ना ही किसी से जो आज जो प्रचलन चल रहा है शराब मांगता था, ना पैसा मांगता था, बल्कि डॉक्टर साहब की बात का इंतजार करता था। वो दौर था परम पूज्य डॉक्टर पीपी चौधरी साहब का, हम उसी समय के उनके संघर्ष के साथ ही हैं। 96 में जब साइकिल रैली चली, बुधारा से लेकर के बड़ौदा से लेकर के बुधारा तक, मेरे अभी बीच में आपके बीच में वो बात बोल रहा था, 90 में जब आंदोलन हुआ अन्यताचार के विरुद्ध, तो सारे जो पुलिस कैंपस था वो एक राजपूत समाज से, जाति विशेष के लोग थे। आंदोलन हुआ, उसमें हमारा एक कार्यकर्ता शहीद हुआ, अन्यथा एक व्यक्ति ने गलत भाषा का इस्तेमाल किया। लेकिन ये विडंबना देखिए कि उस जो लड़का कार्यकर्ता साथी खत्म हुआ पुलिस की लाठी चार्ज में, उसकी 302 भी डॉक्टर चौधरी साहब पर लगाई गई। आजकल के अगर नेता होते, देखा आपने 2 अप्रैल को कुछ लोगों पर थोड़ी बहुत एफआईआर दर्ज हो गई, उनमें हम भी हैं, तो किनारा करके भाग गए, घरों से भाग गए और रोना रोने लगे, कुछ लोग उसको बुलाने की कोशिश करने लगे। डॉक्टर चौधरी साहब पर 302 का मुकदमा दर्ज हुआ, महानगर साहब के संज्ञान में आया, उस पर उच्च स्तरीय जांच बैठी गई, लेकिन उन्होंने समाज का दुरुपयोग नहीं किया। इस तरीके से आज अगर ऐसे मान के चलिए हमारी पार्टी का कोई पदाधिकारी हो, वैसे पदाधिकारी तो ऐसे अगर उनके गाल में कोई चांटा मार देगा तो दूसरा कर देते हैं। ये बीएसपी के नेता की थ्योरी नहीं होती है, ये संस्कृति नहीं होती है। जो अपने गाल के चांटे को नहीं बचाने की क्षमता नहीं रखता है, चाहे वो जिले का कितना बड़ा पदाधिकारी हो, प्रदेश का हो, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं एलिगेट नहीं कर रहा। अगर उसके कोई गाल पर चांटा मारता है, उस चांटे को बचाने की क्षमता उसके अंदर नहीं है, तो समाज के लिए सुरक्षा क्या प्रदान करेगा। डॉक्टर पीपी चौधरी साहब पर 302 लगा, उससे निकले, समाज एकत्रित हुआ, जैसे पता लगा मुरैना में उस दिन जब डॉक्टर चौधरी साहब पर एफआईआर की गई 302 की, उसके बाद हजारों की तादाद में लोग, डॉक्टर साहब जब किराए से रहते थे, आजकल किराया नहीं है, आजकल तो लोग एक इलेक्शन निकला नहीं विधानसभा का, दूसरे दिन बंगला कुड़ी तैयार हो जाता है, फॉर्च्यूनर गाड़ी लग जाती है। ये कहाँ से आ रहा है भाई। लेकिन डॉक्टर चौधरी साहब उस समय भी बस से जाया करते थे, जब उन्होंने बस से चल करके, साइकिल से चल करके, बस से चल करके जनसभा, तुमने देखा कोई नेता। आज आप छोटा दल ले लो, निर्दलीय संगठन ले लो, अगर कोई सभा भी, अब देखो तमाम कोई आर्मी कहते हैं, भीड़ आर्मी, उसके पदाधिकारी आते हैं, उनको भी 10-20 गाड़ियों का काफिला चलता है। वो शख्सियत बस से चल करके श्योपुर अगर धरना प्रदर्शन संबोधित करना है, जनसभा संबोधित करना, कम से 5 जनसभाओं में तो मैं खुद साथ में गया हूँ, एक हमारे साथ ही थे, आज वो रेसी हो गए, एडवोकेट पूर्व विधायक भी हो गए, वर्तमान नहीं रहे, बैजयंत कुशवाहा जी। उन्होंने हमने कई एक बार बस से इधर से बैठ गए, सुबह जनसभा है, शाम को यहाँ से बस से बैठो, श्योपुर पहुंचो, श्योपुर से नहीं है तो चलो पैदल ही चलते हैं, तो पैदल चल करके जनसभा स्थल पर पहुंचे, धरना। समाज ने भी तो डॉक्टर साहब के लिए कुछ हेल्प की, कारोबार भी देने का काम किया, इतना सहयोग तो किया समाज ने कहीं ना कहीं। आप सुनिए, ये दौर था, तो समाज को उन्होंने ये संदेश दिया कि भाई नहीं, ये सब कुछ हो गया है वैधानिक तरीके से, पार्टी माननीय साहब के नेतृत्व में उच्च स्तरीय जांच बैठी, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हुआ। डॉक्टर पीपी चौधरी साहब पर जो झूठा 302 का प्रकरण लगाया गया, उस प्रकरण के बाद डॉक्टर पीपी चौधरी साहब की छवि में इतना निखार आया कि समाज पूर्णतः भरोसा करने लगा। उन्होंने कभी समाज को बेचने का काम नहीं किया, कभी ठेके लेने का काम नहीं किया। अगर प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया भी आती थी तो जिसको उन्होंने जुबान दी, उदाहरण दे रहा हूँ आपको, 1993 बूंदीलाल रावत चुनाव हारे कम अंतर से। दूसरी बात 1958 तमाम लोग टिकट की लाइन में लगे, लेकिन चौधरी साहब ने कहा कि भाई उसकी 4-4.5 बीघे जमीन बिक चुकी है, मान्यवर साहब और बहन जी से निवेदन करके मैं टिकट उसी का ही कराऊंगा। टिकट हुआ, विधायक बना। लेकिन आज आप अंतर पूछ रहे थे कि आज के दौर में उसमें अंतर क्या है, तो आज का अंतर ये है कि आप देख ही, आप सब कुछ आपके सामने आप देख ही रहे हैं, कोई किसी को लेके आता है दूसरे रास्ते से, एक पदाधिकारी दूसरे को ला रहा है, तीसरा तीसरे को ला रहा है, चौथा चौथे को ला रहा है। अब उनमें यही नहीं बनती है किसके लिए क्या करना चाहिए। समाज के विखंडन की बात करें, इस प्रकार से तमाम उस समय की जो नीति थी, सभी समाज को टिकट दिया जाता, लेकिन आज का जो परिदृश्य है वो पर्टिकुलर रह गया, मतलब लोगों तक सीमित है कि जिसको लेके आएंगे उसे मिलेगा। 5 साल काम करने वाला प्रत्याशी नहीं है बसपा के पास। हमें ध्यान है कि
मान्यवर डॉक्टर चौधरी साहब के यहाँ भी जब कैलार सेंटर हुआ करता था बीएसपी का, वहाँ तमाम लोग टिकट के लेने के लिए आते थे। तो साहब का कहना यही था। हमारे यहाँ भी एक स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल सिंघल जी इंजीनियर हैं, 98 उन्होंने टिकट मांगा सबलगढ़ से। तो सारे कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ताओं के बीच में आया, वो दिल्ली तक दौड़े। मान्यवर साहब बहन जी ने बोल दिया कि भाई वहाँ तो डॉक्टर पीपी चौधरी देखते हैं, उन्हीं से मिलो। जब वो आए तो कहा, तो उन्होंने, भाई ठीक है, आप रास्ता कैसा चाहते हो, शॉर्टकट वाला है कैसा? तमाम बातें हुई। लास्ट में साहब चौधरी साहब ने बोल दिया कि भाई हम अम्बेडकरवादी लाइन वाले लोग हैं, आप पहले पार्टी की सदस्यता लीजिए और 5 साल काम कीजिए। आज इसकी जरूरत नहीं है, आप आइए, आपको तत्काल टिकट दे दिया। उसी का दुष्परिणाम है कि आज समाज का भरोसा इन नेताओं से उठ गया है। ये माननीय बहन जी को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, उनके साथ में चौधरी साहब के साथ में 2 नेता मैंने नाम सुना है, हरगोविंद जौहरी और फूल सिंह बरैया। उस समय एक नीला खून की बात करते थे, आज की जो स्थिति है, उनकी स्थितियाँ कुछ अलग हो गई हैं। इसके पीछे उनका अम्बेडकरवादी मूवमेंट उनके अंदर आज बचा है या खत्म हो गया? अब देखो, एक जिसका दिल ही काला था, जिनकी आप बात कर रहे हैं, आज वो दिल्ली के जेबी पंत हॉस्पिटल से इलाज करा के इधर आए हैं। समाज ने उनको नकार दिया है। जिनका खुद का चेहरा ही काला था और दिल भी काला निकला। रही दूसरे की बात, तो कहने की जरूरत नहीं है उनका नीला खून है। उन्होंने खुद काला मुंह उस व्यक्ति से कराया है जो ये कहते थे कि, अब वो उन शब्दों को मैं कह नहीं सकता, हालांकि उस समय वो संसदीय भाषा का प्रयोग करते थे। वो नहीं, बीएसपी ये नहीं कहती है किसी परिवार को, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को आप गाली देने का काम नहीं कर सकते हैं कि हम तुम्हारे राघवगढ़ में जाकर के ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। उन शब्दों को मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि इसको आपके चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं, देखेंगे और सुनेंगे। वो व्यक्ति जो कॉल किया कि भारतीय जनता पार्टी की 50 से भी कम सीट आएंगी, अगर इससे अधिक आती है कांग्रेस सरकार, उसकी सरकार, कांग्रेस की सरकार बनेगी और बीजेपी की सीट आती है तो मैं काला मुंह कर लूंगा। अब वो विधायक बन गए, ऐसे तैसे विधायक बने। विधायक बनने के बाद जब वहां पहुंचते हैं तो काला मुंह किससे कराया? खुद ने नहीं किया। आज समाज गर्व करता अगर श्री भरैया जी खुद अपने हाथों से काला मुंह कर दे। काला मुंह भी उनसे कराया है जिनसे कभी वो प्रतिद्वंदता रखते थे। श्री दिग्विजय सिंह जी से उनका काला मुंह कर रहे हैं, लेकिन उनका काला मुंह नहीं हुआ है, उन्होंने समाज का काला मुंह कराया। जो दम भरने वाले लोग, अब लोग, कुछ लोग सोशल मीडिया बोल रहे थे कि आया बब्बर से, अम्बेडकरवादी विचारधारा का बब्बर शेर हो सकते हैं, लेकिन वो सर्कस, कांग्रेस की सर्कस के शेर हैं। और सर्कस के शेर में, जंगल के शेर में जमीन आसमान का अंतर होता है। शेर तो डॉक्टर पीपी चौधरी साहब थे, चंबल की भूमि पर उनकी मानिद हुंकार भरने वाला अम्बेडकरवादी विचारधारा का, मैं मानता हूं आज तक मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा है। ये स्थितियां हैं आज बहुजन समाज पार्टी में। हम तो ये चाहते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में समाज से भी अपील करना चाहेंगे हाथ जोड़ करके कि आपसे आग्रह है कि आप लोग जो जिधर भाग रहे हैं, जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, उस कांग्रेस ने 1932 से लेकर के 50 पूना पैक्ट से लेकर के क्या कहते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से लेकर के पूना पैक्ट तक, और पूना पैक्ट से लेकर के 1950 तक बाबा साहब अम्बेडकर को जिस कांग्रेस ने चुनाव हराने का काम किया, सदन से बाहर रखने का काम किया, वो, और उसके बाद पहले बाबू जगजीवन राम जी द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर को रोकने का काम किया। उसके बाद माननीय बहन जी, मान्यवर साहब के सानिध्य में माननीय बहन जी बढ़ी, तो उन्होंने उनकी मीरा कुमार को लेकर के आई कांग्रेस, उसी की पंडित थी, उनको लोकसभा का स्पीकर बनाया। आज जो दौर है, आज पुनः माननीय बहन जी को रोकने के लिए मैंने सोशल मीडिया पर भी डाला है, शायद आपने पढ़ा होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे आधुनिक जगजीवन राम। आज कांग्रेस उसी पैटर्न को अपना रही है। दलित समाज को समझना चाहिए कि ये दलित कांग्रेस दलितों की कभी वकालत नहीं कर सकती है, ये कभी उनके हित के बारे में नहीं सोच सकती है। बाबा साहब अम्बेडकर क्यों बोलते, कांग्रेस एक जलता घर है, जो इसमें जाएगा वो जल करके खाक हो जाएगा। और मेरे अनुयायी अगर मुझे चाहते हैं, मेरी विचारधारा को मजबूत करना चाहते हैं, तो कांग्रेस का 4 आने का मेंबर मत बनना। अब आप 4 आने वाली बात आ गई। अभी कैंपेन हुआ था, तो जब सोहराम कुशवाहा जी को टिकट मिला तो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ आपके बीच में, कि कैंपेन के दौरान कांग्रेस के लोगों ने इस शब्द को बहुत उछाला कि नंदाल खरे तो चमारों से 4 आने का चमार बोल रहा है। मैंने उन लोगों के लिए कहा, मैं जाटो समाज से निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने पूरे समाज से नहीं कहा, मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की उस थ्योरी को कहा जो माननीय साहब कांशीराम जी ने भी कहा कि अम्बेडकरवाद को कुछ कांग्रेस के आईटी सेल के चमार खत्म करना चाहते हैं, ये सोचते हैं कि वो अम्बेडकरवाद को खत्म कर देंगे। मैंने इस बात को कहा, ये चंबल की भूमि है, यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा मान्यवर साहब कांशीराम जी, बहन जी के नेतृत्व में डॉक्टर पीपी चौधरी साहब ने यहाँ मजबूत किया है, वो जीवन में यहाँ पर खत्म होने वाली नहीं है। चुनाव तो क्या है, चुनाव तो आज हारे हैं कल जीतेंगे। 1989-90 का दौर देखिए भारतीय जनता पार्टी का, लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आते थे। उन्होंने कभी सोचा था अगर वो हार के बैठ जाते तो क्या आज भारतीय जनता पार्टी सरकार होती?
इसलिए हम अपने समाज से कहना चाहेंगे। तो उस बात को उन्होंने बुरा माना, लोगों ने भ्रामक प्रचार किया कांग्रेस के एजेंटों ने, अरे नंदाल खरे तो ऐसे बोल रहा है। तो मैं समाज, आपके चैनल के माध्यम से समाज से बोलना चाहता हूँ कि नंदाल खरे कभी समाज विरोधी नहीं रहा। नंदाल खरे ने वही बात बोली जो हमारे महापुरुष बोल करके गए। आज उन 4 आने के चमारों की फिर मैं बात कह रहा हूँ, लोग इस पर भी प्रतिक्रिया करेंगे, लेकिन 4 आने के चमारों की औकात का आज पता लग रहा है और 4 महीने बाद फिर पता लगेगा कि 4 आने के चमार की कांग्रेस के अंदर क्या औकात है। तो आज का जो दौर है, आज का दौर अम्बेडकरवादी विचारधारा, वो विचारधारा ये कभी न मिटने वाली, न खत्म होने वाली विचारधारा, ये कभी खत्म नहीं होगी। तो ये जो संक्रमण का दौर है वो चल रहा है, लेकिन आज हम लोकसभा में जाएंगे। हम उन साथियों से भी कहना चाहते हैं जो माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के तमाम पदाधिकारी, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के लोगों को विश्लेषण करना चाहिए, प्रदेश कार्यकारिणी को, जिला कार्यकारिणी को विश्लेषण करना चाहिए, बल्कि वो हार के कारण ना ढूंढते हुए वो ये देख रहे हैं कि हमारा पद कैसे बचे। ये कोई लॉजिक नहीं है। मैं इंडिविजुअल इस बात को बोल रहा हूँ, आज उस भूमि पर बैठ करके बोल रहा हूँ जिस शख्सियत ने यहाँ पर अम्बेडकरवादी विचारधारा को सींचने का काम किया। आप समाज को नई दिशा दें। केवल मुरैना और भोपाल में बैठने से समाज तैयार नहीं होगा। जो समाज बिखर गया है, जो आपसे नाराज क्यों हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की वोट क्यों नहीं कर रहा है, इस विषय का आत्ममंथन बैठ करके करना पड़ेगा। केवल हमारे वरिष्ठ नेतृत्व की स्वागत करना कौन नहीं चाहता, सभी सम्मान करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन ये चाटुकारिता के बल पर पूर्वजों ने भी कहा है, जो शासक चापलूस और चाटुकार लोगों से घिरा रहता हो वो कभी तरक्की नहीं कर सकता, उसका पता निश्चित है। आज जब भी सम्मानित प्रभारी आते हैं तो वही 4-6 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अरे भाई, प्रभारी महोदय को भी ये गौर करना चाहिए कि कौन सत्य को परखने वाला व्यक्ति है, कि हमको कहीं गुमराह तो नहीं कर रहा। ये हमारी बात हमारे कार्यकर्ताओं तक, जो किसी कार्यकर्ता के बारे में अगर ये बात कर रहा है कितनी हद तक सत्य है या असत्य है, इस बात पर भी गौर करना चाहिए। तो आज हमारा निवेदन ये है कि आज माननीय बहन जी तक अगर ये बात पहुंचती है, माननीय श्री आकाश आनंद जी तक बात पहुंचती है, तो आदरणीय बहन जी से और आदरणीय आकाश आनंद जी से, जिनको माननीय बहन जी ने इस आंदोलन का उत्तराधिकारी घोषित किया है, तो उनको भी, और आदरणीय यहाँ के मध्य प्रदेश के प्रभारी महोदय को भी इससे हमारा निवेदन है कि आप धरातल की सच्चाई को समझ करके, उन्हें बहुत हरासमेंट होने की आवश्यकता नहीं है। हम जैसे और भी वीर कार्यकर्ता हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारावान है और डॉक्टर पीपी चौधरी साहब के संघर्ष के साथ ही रहे हैं, उन पर चलना चाहिए। पीपी चौधरी जी ने तो 1996 में वहां से पैदल साइकिल यात्रा निकाली थी, जिसके हम साथी हम खुद थे साइकिल यात्रा में, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, आज साइकिल यात्रा निकालते हैं, शहर में फोटो खिंचा लेते हैं, सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है। अरे पीपी चौधरी साहब ने तो बुधारा से लेकर के बड़ौदा तक हर विधानसभा के मजरे टोले टोले में गांव-गांव पहुंच करके वहीं नाइट होल्ड किया, वहीं खाने की सारी व्यवस्था समाज करता था, सहयोग भी करता था। उस समय नगद नहीं था, लोग सरसों देते थे, गेहूं देते थे इस आंदोलन को चलाने के लिए। आज वो समाज विचलित क्यों हो रहा है, ये गौर करने वाली बात है। हमारे प्रभारी महोदय को भी गौर करना चाहिए। चौधरी साहब के परिवार से एक राजनीतिक व्यक्ति ना निकलना, ये पार्टी की कमी है, समाज की कमी है, या उस परिवार की कमी है? क्यों नहीं निकल पाया? परिवार की कमी नहीं है, मैं परिवार की कमी क्यों मानूंगा भाई। अब बात कड़वी जरूर लगेगी, जब माननीय आज जितने भी लोग हैं चौधरी परिवार को रोकना चाहते हैं, वो ये जानते हैं कि इस परिवार की क्षमताएं कितनी है, बलवती है, मजबूत है। अगर चौधरी परिवार से उनके पुत्र को, आज उनकी पत्नी है, जो माता जी है श्रीमती विंध्या चौधरी जी, वो तो कम पढ़ी लिखी, उम्र भी काफी होगी, उनका पुत्र है, उनके पुत्र को रोकने का काम करते हैं लोग। क्यों भाई? केवल पद लेने के लिए ही तुम, अरे हम तो ये कहते हैं जो तथाकथित पदाधिकारी बने हैं वो अपने बैकग्राउंड में जाएं। आज से 30 वर्ष पहले उनके पिता या उनके परिवार के लोग भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लिए काम किया करते थे। जब डॉक्टर पीपी चौधरी धरातल पर संघर्ष करते थे, वो अन्य दलों के लिए काम करते थे। आज वो लोग पदाधिकारी बन के बैठे हैं। अरे पद लेना ही सब कुछ नहीं होता। आज उस परिवार को रोकने के लिए मैं ये दावा करता हूं इस बात का, अगर उनके डॉक्टर पीपी चौधरी का पुत्र को अगर बहुजन समाज पार्टी पदाधिकारी जिम्मेवारी देती है, पद नहीं, पद तो तमाम लोगों पे, कितना परिवर्तन कर दिया। एक छोटे मोटे इलेक्शन में अगर छोटी मोटी सफलता अर्जित कर लें, प्रत्याशियों के व्यक्तिगत वोट लेकर के अगर कोई नगर निगम में पार्षद भी बना लिए, तो ये परिवर्तन नहीं हो गया। आज वही उन्हीं पार्षदों के वार्डों से वोट नहीं मिला है बहुजन समाज पार्टी को मुरैना विधानसभा में। तो ये परिस्थितियां हैं, काम करने का पार्टी ने नहीं रोका। माननीय बहन जी तक असलियत नहीं जाने दी, चाहे आदरणीय प्रभारी जी को गुमराह करके रखा हो या कुछ भी करके रखा हो, उनको जिम्मेवारी नहीं देने दी गई है। दूसरा, उनको तो छोड़िए, वो तो परिवार, एक राज परिवार है हमारे समाज का, उसको नष्ट नहीं कर सकता कोई।
डॉक्टर पीपी चौधरी साहब के संघर्ष को मैं ये फिर भी कहता हूँ, इस बात को मुझे भरोसा है इस बात पे, ये अगर ये घर निकल करके इस समाज में, इस गांव के अंदर जा करके, बिगड़े हुए गांव में भी जा करके कहेगा और डॉक्टर चौधरी साहब के संघर्ष का हवाला देगा, वो समाज सुधरेगा। मैं तो ये कहता हूँ वोट ही नहीं, नोट भी देगा, लेकिन लोग नहीं चाह रहे हैं। केवल अगर डॉक्टर चौधरी साहब के परिवार से किसी को अगर ये लेकर के आते, उनके रियल पुत्र को अगर लेकर के आते हैं, तो ये इनकी दुकानदारी बंद होती है, कल दुकानदारी बंद होती है। लेकिन आज आवश्यकता है असली मूवमेंट को जगाने की, जहाँ समाज टूट रहा है। अगर तो माननीय बहन जी का दोष नहीं मानते हैं हम, प्रभारी जी का भी दोष नहीं मानते हैं, क्योंकि ये चाटुकार लोग लगे हुए हैं, वो अपना ग्लैमर जमाने के लिए उनको रोकने का काम कर रहे हैं। बहन जी ने तो एक बार चौधरी साहब के परिवार को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया और इसी बात को लेकर बनाया कि वो उनके रियल भाई हैं। इस बात को लेकर प्रदेश अध्यक्ष बनाया, ये कोई बात नहीं होती। अरे रियल भाई कहाँ है? रियल भाई तो उनके अलग हैं, रियल भाई तो उनके अलग हैं। और जो ऐसे भरत माट साहब हैं, और कमल किशोर जी हैं, हरदयाल जी हैं। कमल किशोर जी प्रोफेसर हैं पॉलिटेक्निकल कॉलेज में, और हरदयाल जी हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है। तो ये भाई है, इनके पुत्र अलग है, लेकिन पीपी चौधरी का परिवार अलग है। अब तो लोग क्या है कि डॉक्टर चौधरी साहब के नाम से कहीं भी जाकर के आप उसका राजनीतिक फायदा लोगों ने लिया है। अगर ऐसा होता तो समाज उनसे जुड़ता। समाज क्यों नहीं जुड़ा? समाज क्यों नहीं? पुत्र की और बहू की बात लगातार सामने आती है। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि कांग्रेस में, कहीं सपा में, कहीं कहीं मतलब चौधरी साहब का जो परिवार है वो विखंडन में जी रहा है। ये सभी बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को बताया जाता है। ऐसा क्यों गुमराह किया जाता है? देखो भाई, अगर आप किसी की निंदा नहीं करोगे, ताकतवर का विरोध होता है, नॉर्मल व्यक्ति का कहीं विरोध होता है क्या? आप मुझे बात बताएं। और जो लोग पदाधिकारी बने बैठे, उनके बाप दादाओं ने, उनके पिताओं ने, उनके भाइयों ने कितना संघर्ष किया है? कोई जेल गया है? इनमें से कोई गया है क्या? समाज के लिए इन्होंने क्या किया है, और या पार्टी के लिए क्या किया है? अगर इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि अगर देखी जाए तो क्या है, ये लिया है ना। अगर युवाओं को भी जोड़ा जाए तो क्या डॉक्टर पीपी चौधरी के पुत्र युवा नहीं है? अब उनको तो छोड़िए आप, वो तो पीपी चौधरी साहब का फैमिली है। प्रमाण सहित बात किया डायरेक्ट। एक बार तो रामजी गौतम साहब से हमारी बात हुई, पान सिंह हत्याकांड को लेकर के देखिए, हमने कितना बड़ा सब कुछ किया। अगर मुझे जैसा दिमाग वाला आदमी नहीं होता तो मैं तो आज या तो जेल के अंदर होता, या गुंडे मुझे दबंग लोग मार दिए होते। आज सुबेदार सिंह खानोली जी, बाबूजी बीच में नहीं है, पूर्व विधायक जी, उनके नेतृत्व में आंदोलन हुआ, सोनाराम कुशवाहा जी भी साथ में थे। अगर हम दलित समाज संघर्ष समिति बना करके उस मूवमेंट को नहीं करते तो मेरा तो बेड़ा ही गर्क हो जाता। जब मेरे 10 सितंबर को मेरे मकान, जब मैंने आंदोलन किया बीएसपी के बैनर पर सोनाराम कुशवाहा जी के नेतृत्व में, और अनाउंसमेंट आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हुआ, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी किसी कारणवश नहीं आ पाए उसमें, तो मेरे घर पर 400 की संख्या में फोर्स, 2 बुलडोजर लेकर के प्रशासन पहुंच गया तोड़ने के लिए, तभी आंदोलन हुआ। आंदोलन होने के बाद हमारी पार्टी की पदाधिकारी, में नाम लेना नहीं चाहूंगा, जो जिला स्तर के पदाधिकारी जिम्मेवार साथी, वो टीआई से 1 to 1 बात करते रहे। उसके बाद मैंने कॉल करके जिलाध्यक्ष जी से कहा कि जिलाध्यक्ष जी आप एक बयान जारी कीजिए, इस तरीके से प्रशासन ने हरकत की है, लेकिन आज दिनांक तक बयान जारी नहीं हुआ। और रही बात आपने बहू का प्रश्न किया है, तो भाई ये उनका पारिवारिक मैटर है। हालांकि इस परिवार से उनका कोई संबंध नहीं रहा है, अपने पिता के यहाँ वो रहती हैं। अब क्या राजनीतिक गतिविधियां क्या नहीं है, इन चीजों में मैं नहीं पार्टी में लगातार एक बात कही जाती है कि जो उनकी पुत्र वधू थी, जो पुत्र उनके गुजर गए, तो उनकी बहू थी अनीता चौधरी, वो लगातार किसी किसी पार्टी से चुनाव लड़ती आई है, खासकर पार्टी के विपरीत। यह भी पॉक्स लगातार माना जा रहा है, चौधरी परिवार के उनके पुत्र को पद न मिलने के पीछे यह भी कारण माना जा सकता है। क्या कहेंगे? अरे भाई, आप मुझसे कह रहे हो, हमारी पार्टी में तमाम प्रभारी जिला जोन के ऐसे लोग हैं जो उनके परिजनों ने चुनाव लड़ा है, उनसे पूछिए ना जा करके इस प्रश्न। हालांकि उस फैम और इस परिवार का उनसे कोई संबंध नहीं रहा, वो तो अलग अलग थलग रहते हैं, लेकिन उनसे पूछो ना लड़ने वालों से, जो लोग भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी में पदाधिकारी भी हैं, दूसरे दलों से चुनाव भी लड़े हैं। तो ये तो आज की परिस्थिति बोलती है। लेकिन उनके पुत्र ने कभी दूसरे दल में नहीं गए, आज भी पार्टी के लिए काम करते हैं। अब तो ये है कि अगर जिम्मेवार, बिना जिम्मेवारी के कोई कहाँ लग जाएगा भाई। अब तो हम जैसे नालायक लोग जरूर हैं जो बिना पद के ही चलते रहते हैं। और हमने देखो 2020 में जब हमने बाई इलेक्शन में काम किया, उसके बावजूद उस समय में मुझे पार्टी से निष्कासित कराया लोगों ने, तब भी हमने काम किया। उसके बाद आदरणीय सांसद जी यहाँ आए, सांसद जी को गुमराह किया गया। जब पान सिंह हत्याकांड को उठाया, 4 बार हमको समय दिया सांसद जी ने, और सांसद जी को गुमराह किया गया। उस पीरियड में अगर राज्यसभा सांसद जी श्री रामजी गौतम जी अगर पीड़ित परिवार के मौके पर पहुंचते तो आज उसका माहौल कुछ अलग होता, न्याय बहुत पहले मिल गया होता। लेकिन आंदोलन की हमारी जीत हुई है। आज एक नेतृत्वकर्ता विधायक श्री
सूबेदार सिंह सिकरवार खानौरी राजपूत होते हुए हमारी दुनिया आज दुनिया में नहीं है। विगत 1 माह पूर्व उनका निधन हो गया। उनकी परिनिर्वाण दिवस पर भी जिस तरीके से आज हम यहाँ पर आए हैं श्रद्धांजलि देने, राधा रानी गार्डन कैलारस में हमने उनको श्रद्धांजलि दी। अगर ऐसा निष्पक्ष नेतृत्व अगर हमारे साथ में नहीं होता तो नंदाल खैरी तो जाने कहाँ होता। लोगों ने पूरी प्लानिंग कर ली, इसको तो जेल भिजवा, एक बार मुझे अरेस्ट भी किया गया, लेकिन हम उस पर टिके रहे। आज उसकी परिणति ये है कि आज वो न्यायिक प्रक्रिया प्रकरण चल रहा है, जांच पूर्ण हो चुकी है। अभी 11 फरवरी को उसकी तारीख लगी हुई है और संभावना पूरा ये है। अभी मेरी कल किसी मित्र ने फोन किया था, उसमें जो संबंधित थाना प्रभारी और जो आरोपी है उनको सजा होना निश्चित है। तो हमारा तो यही अंतिम लक्ष्य यही है। हम लालची नहीं, नंदाल खैरी लालची नहीं है। लोग ये एलिगेट करते हैं नंदाल खैरी तो डॉक्टर पीपी चौधरी का आदमी, उनको परिवार को चाहता है। भाई परिवार को नहीं, हम परिवार के अंदर एक विचारधारा, एक ब्लड, एक खून है अम्बेडकरवादी, उसको चाहते हैं जो समाज के लिए संरक्षण देने के लिए खुले मैदान में आ जाएगा। आज अगर पार्टी के लोग जिम्मेवार बनाते हैं उस परिवार से उनके पुत्र को, तो कल का नजारा कुछ और होगा। आज लोकसभा से पहले अगर जिम्मेवारी दी जाती है तो जो जाटव समाज बिखरा हुआ है, हम गली गली गाँव पुनः जाएंगे, उनके आशा विश्वास जगाएंगे, क्योंकि विश्वास इन तथाकथित पदाधिकारियों से समाज का भी भरोसा उठ चुका है। ये किसी के सुख दुख में सम्मिलित नहीं होते हैं। जब विश्वास उठ चुका है, भाई तुम पर भरोसा करेगा कौन? तुम्हारे कहने से कोई वोट तो बहुत बड़ी वाली बात है, तुमको कोई पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं ये दावा करता हूँ इस बात का ताल ठोक करके कि जिले के या संभाग के प्रदेश का कोई भी पदाधिकारी किसी गांव में जाकर के जाए, अगर उसको ससम्मान अगर वो लोग बैठा करके और सम्मान करें, तो मैं उनकी गुलामी स्वीकार करने तैयार हूँ। व्यक्तिगत सम्मान नहीं होता, पार्टी के आधार पर सबका सम्मान किया जाता है। कहीं ना कहीं व्यक्तिगत एक अलग है और सम्मान एक अलग होता है। 2024 का चुनाव आने वाला है, क्या कहेंगे 2024 के चुनाव को लेकर? बसपा की क्या रणनीतियों पर काम करना चाहिए? अब रणनीति के बारे में तो शीर्ष नेता तो जाने भाई, माननीय बहन जी जो निर्णय रणनीति बनाएंगे उस पर अमल करेंगे। बस माननीय आपका क्या सुझाव है 2024 के लिए, खासकर मुरैना श्योपुर के लिए लोकसभा? मुरैना श्योपुर के लिए तो मेरा ये सुझाव है, वैसे अगर यहाँ से राजपूत समाज से प्रत्याशी बनाया जाए, वो भी मानवतावादी छांट करके, तो मैं दावा करता हूं इस बात का कि राजपूत समाज से अगर प्रत्याशी होता है, वो भी ऐसा नहीं कि कोई धन्ना सेठ आ जाए, कोई दबंग आ जाए, जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं हो वो आ जाए, ये नहीं। या तो राजपूत समाज से प्रत्याशी हो तब वोट सिमटेगा, या फिर जाटव कम्युनिटी से, वो भी पीपी चौधरी के परिवार से अगर कोई प्रत्याशी होगा, तब 90% वोट सिमट के आएगा, तब उसमें मानवतावादी सर्वजन समाज के लोग वोट करें। अगर दोनों में से कोई परिस्थिति ऐसी निर्मित होती है, हालांकि फैसला करने वाला नंदाल खैरी नहीं है, माननीय बहन जी फैसला करेंगी। ये मेरा सुझाव है जो आपने मांगा है। इन 2 कम्युनिटियों से अगर कैंडिडेट निकल करके आता है, परिवार मैंने जाटव समाज से आपको बताया, और राजपूत समाज से अगर पार्टी ने सलाह ली, तो ऐसे बहुत सी फैमिलियां हैं राजनीतिक जो मानवतावादी सोच रखने वाली परिवार है, उनमें भी लोग हैं। वो लोग अगर निकल के आते हैं तो ये दावा है पक्का हमारा कि 99% नहीं 100% बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव यहाँ से जीत करके जाएगी। चलिए, तो लगातार बने रही वार्डल एक्सप्रेस के साथ। 2024 के चुनावी मशवरे को लेकर हम लगातार आपके बीच में पहुंच रहे हैं। आज हम डॉक्टर पीपी चौधरी, डॉक्टर प्रीतम प्रसाद चौधरी, जो कि पूरे प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश, इनके गांव में पहुंचे। उनकी बायोग्राफी है वो जल्द ही आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलेगी। तब तक बने रहिए वार्डल एक्सप्रेस के साथ। यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर है तो फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर भी हमें देख सकते हैं। देखते रहिए वार्डल एक्सप्रेस।